आचार्य विष्णुगुप्त, आप अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहे हैं। पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि नहीं है, और नहीं है वह तक्षशिला, नहीं है वह मगध, और नहीं है वह गांधार। हिमालय से माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है, और जिस संस्कृति के गर्भ से मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीय। जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। मित्रों, जब मैंने पहली बार लोगों से कहा कि मेरा पूरा का पूरा नगर लकड़ी का होगा, उसके पहले जो भी लोग आर्ट डायरेक्शन में काम कर रहे थे उनके घर आपने देखे होंगे हरे दिख रहे हैं, गुलाबी दिख रहे हैं। वो पहला निर्णय था कि नहीं, हम एक पॉलिश्ड ब्राउन कलर जैसे पूरा का पूरा एक नगर उस समय का हो सकता है, नीतीश राज है। तो वो एक फैसला था कि मुझे एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है जो आपकी एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं। मित्रों, वो ये था कि मेरे मन में भी पाटलिपुत्र की कल्पना फतेहपुर शेखावटी का एक गांव कि कोई गांव होगा जहां मैं जाके कर लूंगा। एक दिन मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मैंने चाणक्य के ऊपर जो कुछ साहित्य लिखा गया है, वो चाहे गुजराती में लिखा गया हो, मराठी में लिखा गया हो, हिंदी में लिखा, इन तीनों भाषाओं में मैं पढ़ लिख लेता हूँ। और मैंने कहा क्या किसी ने उसके नगर की कल्पना की है? तो पहली बार मुझे लगा कि लेट अस सी द बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर आल्सो। और मैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में उन दिनों जाता था, और मैंने आर्किटेक्चर के सेक्शन में जाकर देखना शुरू किया, और मुझे पुस्तक मिली इंडियन आर्किटेक्चर बाय पर्सी ब्राउन। उसमें जब मैंने खोला तो उसमें मुझे पहला चैप्टर मिला वैदिक आर्किटेक्चर, सेकंड जो चैप्टर मिला वो मॉडर्न आर्किटेक्चर। मुझे पहली बार पता चला कि इस पर पुस्तकें, और मुझे लगा तो ये एक ही पुस्तक नहीं हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें होंगी। तो मुझे पता चला टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया, बीबी दत्त, विनोद बिहारी दत्त। फिर मुझे पता चला और पुस्तक है एंशिएंट इंडियन विलेजेस, टाउन्स एंड सेक्युलर बिल्डिंग्स एंड टाउन्स इन एंशिएंट इंडिया बाय अमिता रे। और थोड़ी खुदाई की तो और पुस्तकें आई। फाइनली और खुदाई की तो मुझे रिपोर्ट ऑन एक्सकवेशन ऑफ पाटलिपुत्र बाय डॉक्टर बॉर्डेलेली, जिन्होंने उसकी खुदाई का काम किया था, और वो भी मेरी तरह डॉक्टर था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान भारत में आया था, और उसने अपनी सारी कल्पना फाइयान और बेंसान के रिपोर्ट के आधार पर की। तो कुल मिला के सबसे पहले मैं आर्ट और आर्किटेक्चर, आर्ट हिस्ट्री में गया। उसके बाद पता चला कि सैकड़ों पुस्तकें हैं जो आमतौर पर हमारे हिंदी फिल्म वाले देखना पसंद नहीं करते। उसके बाद कॉस्ट्यूम, मेरे मन में आया कि क्या उनकी वेशभूषा हमसे अलग रही होगी। तो पता चला हाँ, उस पर भी कई पुस्तकें हैं। सच्चिदानंद सहाय की पुस्तक है, अलका जी रोशन की पुस्तक है, और निरंतर हर 10 वर्ष पर कोई नया व्यक्ति उसको लेकर काम करते जा रहा है। और अभी भी साथियों मैं कह रहा हूँ कि जो हम एंशिएंट इमेजेस देख रहे हैं वे सही नहीं। हम सब के मन में कुछ इमेजेस बैठ गए। जैसे मैं आपकी तुरंत उस धारणा को तोड़ता हूँ, कुछ लोग बुरा न माने, आप लोगों ने सुग्रीव को देखा है रामायण में? सुग्रीव को पूंछ है, हनुमान जी को पूंछ है, सुग्रीव की पत्नी और बाली की पत्नी को पूंछ है? क्यों नहीं है? तो क्या वानरों ने इंसानों से विवाह किया था? ऐसा तो दिखाया नहीं है। ऐसा दिखाया नहीं, क्योंकि ऐसा हमने कभी सवाल किया ही नहीं। हमने कभी ये प्रश्न ही नहीं किया कि क्या जिसकी कल्पना वाल्मीकि वानर के तौर पर कर रहे हैं, क्या वे दो जातियों की बात तो नहीं कर रहे हैं? और इसलिए क्योंकि हमने कभी इस पुस्तक को उठाया नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया इन द एज ऑफ रामायण बाय एस एन व्यास, शायद हम वो उठाते, या सुखमय भट्टाचार्य की महाभारतकालीन समाज। लोगों ने यहां तक विचार किया, हम सब ने एक बड़ा दृश्य देखा है कि दुर्योधन अपनी जांग पर हाथ मारकर द्रौपदी को कहता है कि आओ यहां बैठो। इतिहासकार के सामने सवाल ये होता है, और मेरे सामने सवाल ये होता है कि उसने कैसी धोती पहन के रखी थी कि जिसमें वो अपनी जांघों को एक्सपोज करे। क्या उसने कपड़े को लिफ्ट किया और अपनी जांघ को, या उसने धोती को यूं खींचा? है ना इंटरेस्टिंग सवाल। सुखमय भट्टाचार्य इसका उत्तर देते हैं कि उसने उस समय लांग वाली धोती नहीं पहनी थी। लांग वाली धोती यानी जब हम हॉर्स राइड करते हैं। आप अगर भारत में देखते हैं तो दक्षिण भारत में अलग प्रकार से धोतियां पहनते हैं, उत्तर भारत में अलग पहनते हैं, राजस्थान में अलग पहनते हैं, अलग अलग मजदूर अलग अलग प्रकार से पहनते हैं। कुल मिलाकर इतनी विभिन्नताएं जो पूरे भारत के इतिहास में है, उन सबको कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने, आर्ट हिस्टोरियनों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकॉर्ड करके रखा है, लेकिन उन किताबों तक कोई
जाता नहीं। जैसे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा। एक सुनील, कहाँ हाथ ऊपर करो, हाँ सुनील, ये हमारे मित्र बचपन के, चेन्नई कॉलेज में तुम थे, वहां की लाइब्रेरी से जब मैंने ये पुस्तक निकाली मित्रों, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पुस्तक जब से कॉलेज बनी है और जिस दिन तक मैंने निकाली है उसके पहले किसी ने भी इशू नहीं। तो एक सज्जन ने पूछा कि ये क्या है, क्या बना रहा है, गलियों में मटके रहते हैं, गलियों में मटका रहता है क्या? प्याऊ एक हो सकता है, प्याऊ भी मैंने देखा है, और बड़े बड़े मटके नहीं, इतने बड़े बड़े मटके। तो बाद में मुझे किसी पत्रकार ने कहा कि दूरदर्शन को एक पत्र आया, इसका उत्तर दीजिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि पूरा नगर लकड़ी का बना हुआ था। ये उनका अपना आग से लड़ने की व्यवस्था थी। हर घर 5 मटके पानी से भरे हुए कंट्रीब्यूट करता था। जो उस घर के बाहर रहते थे, एक सीढ़ी रहती थी। क्यों सीढ़ी रहती थी? ताकि कहीं ऊंचाई पे पहुंचना हो तब आप सीढ़ियां न ढूंढें। घास काटने का औजार होता था, वो छत पे रखा होता था कि जहां कहीं आग लगी आप तुरंत पहले उसको तोड़े। और उसके पहले बिंबिसार ने यह नियम बना दिया था कि वो सम्राट भी क्यों ना हो, वो राजा भी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, जहां आग लगे आप पहले आग को मिटाने के लिए दौड़े। जब मैंने अर्थशास्त्र में ये पढ़ा कि एक घर को 5 मटके, तो मैंने कहा वो गलियां कितनी सुंदर लग सकती हैं कि जिन गलियों में आप चारों ओर मटके ही मटके देख रहे। पूरे घर किस प्रकार से होने चाहिए उसका वर्णन अर्थशास्त्र में है। गलियां कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन है। 2 घरों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए उसका वर्णन है। आप जिन वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं और जिनकी कल्पना नहीं भी कर सकते हैं उनका वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में। जो प्रश्न है कि क्या ये मेरी कल्पना का आधार था? कल्पना तो किसी भी फिल्म मेकर को, किसी भी आर्टिस्ट के लिए आवश्यक हो जाती है, लेकिन वो कल्पना कहीं ना कहीं सच का लंगर डाले हुए होती है। उस लंगर को आपको ढूंढना है, और वे सारे लंगर इस देश की हर बड़ी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, पर हम वहां तक जाते ही नहीं है क्योंकि न हमारे दर्शक कभी उसकी मांग करते हैं। जैसे छोटी सी बात बताता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी। नेजल ऑर्नामेंट हमने अपने तमाम देवी देवताओं को देखा। मैं पहला व्यक्ति था जो चीखा और लोग मुझ पर हंसने लगे कि ईसा के 200 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ नाक में नथनी पहनने की कोई परंपरा नहीं थी। ये नागार्जुन कोंडा के स्कल्पचर में पहली बार दिखती है। वो परंपराएं हमारे यहाँ बाद में आई हैं, और वो भी जो स्कल्पचर है वो टिपिकली अरब स्कल्पचर है, अरबी स्कल्पचर। मतलब जो कपल दिखाया जा रहा है वो विदेशी दिखाया जा रहा है। तो मैंने चाणक्य में ये तय किया कि किसी को कोई नेजल ऑर्नामेंट नहीं दिखाऊंगा। तो ये पत्र आए कि आपकी महिलाएं नाक में ऑर्नामेंट क्यों नहीं पहन रही हैं। उनका उत्तर दिया कि उस समय, जैसे कि उसके पहले घोड़े पर, जिसको हम सेडल कहते हैं, भारतीय लोग बिना सेडल के राइडिंग करते थे, और जो यूनानी ग्रीक लोग थे वो सेडल और स्टर्प के साथ। और इसका एक बहुत ही सुंदर वर्णन इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट एज डिस्क्राइब्ड बाय एरियन कर्टियस थायोडोरस जस्टिन एंड प्लूटार्च, जिसको जेडब्ल्यू मैकरेंडल ने ट्रांसलेट किया है। अलेक्जेंडर एक समय युद्ध करते करते उसका पैर स्टिर्प में फंस गया और वो घोड़े से गिर गया, और तब उसके मन में विचार आया कि हिंदुस्तानी कितने बुद्धिमान है, ये घोड़े पर जिन नहीं लगाते, स्टिर्प नहीं रखते, इसलिए इनका पैर फंसने का कोई संभावना ही नहीं है। एंड आई नोटेड माय पॉइंट। बॉस सैडल भारतीय इस्तेमाल नहीं करते थे, हम कंबल का इस्तेमाल करते थे, इसलिए कि महाभारत के युद्ध में शाम को जब लोग चक्कर लगाते हैं तो पूरे युद्ध के मैदान में आप चारों ओर कंबल या इस तरह की चीजें पड़ी हुई देखते हैं। वे कंबल कहाँ से आए? घोड़ों से जो गिर गए थे। साथियों, मुझे यहाँ ये कहने में कोई दुख नहीं हो रहा है कि इतने वर्ष काम करने के बाद यदि मुझे चाणक्य फिर से बनाने को कहा जाए तो मैं दूसरी तरह से बनाऊंगा। फिर से यदि मुझे पिंजर बनाने को कहा जाए तो मैं दूसरी तरह से बनाऊंगा। उसका कारण ये है कि इतने वर्षों के बाद जो मेरी अपनी हताशा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका सीधा सा एक कारण मैं ये बताता हूँ कि ये वो देश है जहाँ इस देश के महानायक की विधि अगर आप देख लें तो आपको लगता है ये घोंसला सर पर क्यों रखा।
की अगर आप युग देखें तो ये हमारी असफलता है टेक्नोलॉजिकली, ज्ञान नहीं कह रहा हूँ। जो हमारे पास उपकरण और हथियार होने चाहिए वे हमारे पास नहीं है, और उससे ज्यादा हमारे पास पैशन नहीं है। लोग कहते चलता है ना, लोग देख रहे हैं ना। जब ये लोगों के मन में हो जाता है कि ये चलता है ना, लोग देख रहे हैं। मुझे भी लोगों ने कहा था कि तुम्हारा राजा कैसा है यार, उसके सर पर मुकुट नहीं है, क्योंकि हमारे मुकुटों की कल्पना सोने के मुकुटों की कल्पना। मैंने एक सीरियल में देखा था कि हनुमान जी नहाने गए हैं और वे हीरे मोती जवाहरात मुकुट और कपड़ों के साथ पानी में प्रवेश करते हैं। मित्रों, अगर मैं ये नहीं पूछता कि आप अपने घर में कैसे नहाते हैं, लेकिन क्या ये कल्पना संभव है? राणा प्रताप कहते हैं कि 21 किलो वजन का उनका सर पर जो शिरस्त्राण था। अब आप इमेजिन करिए अगर मेरे सर पे 21 किलो रखा जाए तो मैं कैसे डिसलोकेशन हो जाएगा। सो मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोग कैलेंडर आर्ट यानी हम अभी भी शादियां रच रहे हैं। हमारी वेशभूषाएं वे अलग होती है जब हम विवाहों के दिन पहनते हैं। हम अपने बेस्ट थैंक्स टू ओ माय गॉड, पहली बार किसी ने कहने की कोशिश की, जब मैंने देखा तो मैंने उसको धन्यवाद दिया कि अंत में कोई एक व्यक्ति तो आया जिसने इस बात को कहा कि ये जो कैलेंडर में आप देख रहे हैं न वैसे आपके ईश्वर हैं, न वैसे उनकी कोई शास्त्रों में कल्पना